Hello friends, I am Dr. Manjesh. And I am Devasis. Today we are going to interact with Mr. Ambrish Singh. He is a PhD scholar in the Department of Mechanical Engineering. And today's video is going to be very informative and also very motivational. He is a very nice guy, I know him personally, and he has published high quality journal paper, hardworking and very obedient everything. And he has also many information about the fellowship and also about the new project which are coming. So let us start. Thank you for joining with us today. We welcome to our channel and foundation. Thank you very much. So first tell us about yourself, what is your native place and about your academic background. So first of all, I would also like to thank the Manjesh sir and you guys for inviting me to your channel. It is really something that I also like to be a part of. I also would like to share some of my experience and hopefully I can be beneficial to your viewers. Yes, you are. So actually my native place is actually Allahabad in UP. लेकिन मेरा जो स्कूलिंग है और जो एजुकेशन है वो भोपाल मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश में मेरा 10th था, फिर 12th और भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज है SIRT इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से मेरा बीटेक हुआ। फिर बीटेक के बाद मैंने तुरंत मास्टर्स डिग्री किया। एक इंदौर का एक कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है SGSITS इंदौर। वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स किया, ME किया, जो कि एक्चुअली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नहीं था। वहाँ एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वहाँ से कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में मैंने अपना मास्टर्स किया। उसके बाद फिर IIT गुवाहाटी से PhD अभी परस्यूइंग PhD कर रहा हूँ। Okay, that means till now you didn't have any work experience. No work experience. Okay. Fresher till now. बिल्कुल एकेडमिक कन्वेयर बेल्ट पे चलते चले गए बीटेक PhD. Okay. Ambrish sir, so now you are in the final stage. Already you have completed everything, every work. So how many papers you have published and patents till now? I would say that approximately 6 publications are done. Okay. But out of these 6 publications, I am co-author in 3 publications. Okay. So जो first author publication है, 3 publication है, और 3 में मैं as a contributing author हूँ, second author. Okay. और वो सारे पेपर बहुत हाई क्वालिटी जर्नल में है, अच्छा जर्नल में है, हाईली इम्पैक्ट। हाँ, मतलब अगर हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डोमेन की बात करें तो एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम का ही एक जर्नल है। Okay. कि अभी उसका इम्पैक्ट फैक्टर काफी हाई है, इट्स अराउंड 10 के आसपास है। तो उसमें मेरे 2 पेपर हैं और एक पेपर है पाउडर टेक्नोलॉजी में। Okay. वो भी बहुत अच्छा। So what is your working area? It is in additive manufacturing or in metallurgy? It is in additive manufacturing. Okay. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी कई बहुत बड़ा फील्ड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें भी एक फील्ड है, इसका नाम है मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उसमें भी सब कैटेगरी है कि डायरेक्टेड एनर्जी डेपोजिशन। Okay. इस पे मेरा काम है। So अमरीश सर, आपसे ये बहुत ही जरूरी सवाल, आप वहाँ पे जो रिसर्च फैसिलिटीज है जिसमें आपने काम किया वर्किंग एरिया में, तो उसमें आपको क्या क्या रिसर्च फैसिलिटी मिला और क्या क्या डिफिकल्टी हुआ जो आपने फेस किया? मैंने भी देखा है, तो वो थोड़ा सा बताइए आप। एक्चुअल में जैसे जब हम लोग PhD में इनरोल होते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, PhD का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो मेरा PhD का ऑब्जेक्टिव था कि एक डायरेक्टेड एनर्जी डेपोजिशन का एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन टूल बनाना है, जिसमें जो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स थे सबको कंबाइन करके रेट्रोफिट करके एक डायरेक्टेड एनर्जी डेपोजिशन का एक यूनिट तैयार करना था। तो मेजर डिफिकल्टी ये आई कि जो इक्विपमेंट्स थे उनको प्रोक्योरमेंट में थोड़ा डिले होगा, लेकिन इसके लिए बेसिकली मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगा कि इसके लिए जो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हुआ था उसको ही अप्रूव होने में, उसको प्रोसीजर से जाने में
काफी टाइम लग गया। हाँ, काफी टाइम लगा था। काफी टाइम लग गया। तो एक ये मेजर एक हर्डल क्या, एक तरह से चैलेंज ही था। हम्म बट एक बार जब सारा इक्विपमेंट प्रिपेयर हो गया, हम्म। तो उसके बाद फिर ज्यादा इट वाज अ वेरी इजी टास्क। और अच्छा, इस बीच में आपने कहीं काम भी किया था, कहीं गए भी थे, पुणे शायद कहीं पे? हाँ, जो लेजर एक था हम लोग का, फाइबर लेजर था, हाँ ट्रिवियम फाइबर लेजर, वो उसका एक वेंडर है हाँ। पुणे में, माइक्रो इनोटेक करके। तो उन्होंने हम लोग को लेजर सप्लाई किया था, और उनका ये कहना था कि आप लेजर का ऑपरेशन सीखने के लिए, उसको उस पर ट्रेनिंग लेने के लिए आप पुणे आ जाइए। तो उस केस के लिए मैं उस सिलसिले में पुणे गया था, 1 महीने के लिए वहाँ पे था। वहाँ पे लेजर का ऑपरेशन वगैरह सीखा कि किस तरह से लेजर ऑपरेट करना है। और फिर वो आके यहाँ पे मेरे लिए मेरे बहुत बेनिफिशियल रहा कि मैंने उसका यूज किया और यहाँ पे एक डेवलप किया, सेटअप डेवलप तो किया। अभी सारा फैसिलिटी जब लेवल आपने कर दिया, जो न्यू कमर आएंगे तो उनको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो न्यू कमर आएंगे अगर वो इस फील्ड में आगे करना चाहे तो उनको बिल्कुल बहुत फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छा आपने किया। इट इज वेरी गुड एंड ग्रेट वर्क यू हैव डन। सो एक चीज जो अभी फिलहाल आप जर्मनी गए थे, जी। हाँ, किसी प्रोग्राम में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जर्मनी का एक्चुअल में जो ट्रिप था वो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रिप नहीं था। ओके। एक प्रोजेक्ट, एक संस्था है जिसका नाम है इंडो जर्मन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IGSTC। ये जो संस्था है, ये एक्चुअल में इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके अंदर ये काम करती है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और जर्मनी के बीच में। तो जैसे मैंने बताया, DST इंडिया की तरफ से हो गया, और उनकी तरफ से एक फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक है, उनकी तरफ से वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें मेजर रोल जो था वो था मेरे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मेरे PI का, सुपरवाइजर का। उन्होंने एक प्रोजेक्ट इसमें सबमिट किया था। एक स्कीम होती है जिसका नाम है 2+2 प्रोजेक्ट। 2+2 का मतलब हुआ कि 2 संस्थाएं आपकी भारत से रहेंगी, इंडिया से रहेंगी। तो उसमें हम लोग के केस में हो गया कि एक IIT गुवाहाटी थी, और एक AMS बैंगलोर में एक कंपनी है। तो एक एकेडमिक और एक इंडस्ट्रियल, ये भारत से, और एक एकेडमिक एक इंडस्ट्रियल जर्मनी से। इसमें RWTH आखन उनके एकेडमिक पार्टनर हो गए, और मॉड्यूल वर्क्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो उनके इंडस्ट्रियल पार्टनर हो गए। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिखा था। प्रोजेक्ट एक्चुअली में वायर आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे था। उसको उसने IGSTC में सबमिट किया, और वो अप्रूव हुआ। तो उसके थ्रू हम लोग को ट्रैवल करने का मौका मिला। तो उसमें आप बताइए, उसमें कितना फंड मिला, मैं ये पूछना चाह रहा था। एक्चुअल में फंड का अमाउंट तो मुझे डिस्क्लोज करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सफिशिएंट फंड्स थे इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं थी, तो फंड्स ओके, आराम से, मतलब कि सब कुछ हुआ जो, मतलब जी। ओके। जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उतना पूरा रिइंबर्स हुआ इसमें। और इसमें अगेन जो मेरे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर में उन्होंने काफी इसमें हेल्प किया। तो वहां पर ये था कि हम लोग को बेसिकली ये कोई कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप नहीं थी, इसको एक इंडस्ट्रियल विजिट नाम दिया गया था। कि आप वहां पे जाइए आखन यूनिवर्सिटी में, और उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनका एक तरह से मुआयना करके, एक सुपरविजन करके आए कि ये इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। ये इक्विपमेंट्स को मिला के क्या हम लोग प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं कि नहीं, फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। ओके। ये तो ये था। और बाकी फिर अभी जो जर्मन पार्टनर्स हैं उनका भी प्लान है कि वो भी इंडिया आएंगे। मतलब कि उनको भी ये तरह से फंड मिलता है क्या, मतलब इधर आने का जितना? ये दोनों तरफ से है, ये तो बहुत है। ओके, तो आपने तो शॉर्ट में बता दीजिए, आपने जर्मनी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? कैसा लगा? जर्मनी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास था। अच्छा। एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि जर्मन में रिसर्च बहुत अच्छा है, जर्मनी का रिसर्च बहुत अच्छा है, जो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज का रिसर्च बहुत अच्छा है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग का भी रिसर्च बहुत अच्छा है। ओके। उनके कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कमजोर हैं। उनके भी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, उनके लोगों ने भी प्रेजेंटेशन दिया, हम लोगों ने भी प्रेजेंटेशन दिया। तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कुछ कम है।
मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी equally as strong as them, if not more. So you are in the IIT Guwahati, one of the top IITs in India. So what is how is the working environment in IIT Guwahati, and what is the working environment in your lab with your juniors and हाँ, with your ये थोड़ा supervisors? ब्रीफ में बता दिया वो कैसा लगा, कैसा है वहाँ पे एनवायरनमेंट? वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ तक लैब की बात है, Mhm. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉलीग्स नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि एक तरह का एक परिवार ही है, एक तरह का फैमिली ही है। Okay. ओके, दैट इज वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जो मैं अपने तक रखता हूँ, जो बात है जिससे भी चाहूँ मैं शेयर कर सकता हूँ। Mhm. और हर व्यक्ति, मंजेश जी तो जानते ही हैं कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज है वो मुझसे नहीं हो पा रही है, मैं इनको लेके आया हूँ कि भैया देखिए मेरा यूनिक्स नहीं काम कर रहा है, मेरा उबुंटू नहीं काम कर रहा है, आप इंस्टॉल कर दीजिए, वर्चुअल मशीन बना के इंस्टॉल कर दीजिए। तो एक तरह से एक पूरा परिवार ही है। पर्सनली जो हम लोग के लैब के एनवायरनमेंट में, उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि एक तरह से पूरा एनवायरनमेंट जो है एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। Mhm. और वर्कलोड का जहाँ तक बात है, तो मैं ये कहूँगा कि वर्कलोड मॉडेस्ट है, बहुत एक्सट्रीम वर्कलोड भी नहीं है, लेकिन आदमी जो बाहर के कंपटीशन के बारे में सुनता है कि ऐसा ऐसा है, तो खुद एक तरह का मोटिवेशन आता है कि मैं भी कुछ करूं, कुछ पेपर्स पब्लिश करूं। Mhm. बाकी बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत इक्वल, बहुत नॉर्मल एनवायरनमेंट है। इट्स अ वेरी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। It is manageable. It is manageable. It is not stress. It is the stress free environment. There is no stress from anyone. Mhm. हम लोग के जो सुपरवाइजर भी हैं, he is also helpful. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी चीज का जरूरत है, कुछ इक्विपमेंट चाहिए और मुझे मना कर दिया गया कि नहीं ये इसको मत खरीदो, इसको खरीदने का पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो इक्विपमेंट मैंने, या बिल्कुल खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, Mhm. इस तरह का उनका अप्रोच रहा। अच्छा अमरीश, ये क्या बोलते हैं कि आपने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, उसमें भी स्पेशल आपने जो बताया, ठीक है, उसमें स्कोप क्या दिखता है आपको? व्हाट इज योर स्कोप, मींस व्हाट इज द स्कोप इन दैट एरिया? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम जनरली उसके फील्ड का बारे में बात करें, नहीं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आप फील्ड में, दोनों में आप बता सकते हैं। मैं बोलूँ कि अभी आने वाला समय, इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू ग्रो, इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आगे आने वाला जो समय रहेगा, उसमें जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, आप पाएंगे कि कई सारे ऐसे कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जो अभी इनएफिशिएंट हैं, आगे चल के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उसको रिप्लेस करेगा। अभी आपको थोड़ा बहुत यू कैन फील दैट इट इज हैपनिंग, जैसे जो मेडिकल इम्प्लांट्स वगैरह हैं, कुछ एरोस्पेस के पार्ट्स हैं, बहुत लिमिटेड, अभी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि एक बहुत इसका मेजर प्रॉब्लम है कि तो इसका कॉस्ट है और कुछ सरफेस फिनिश रिलेटेड इश्यूज है। लेकिन जिस तरह का रिसर्च अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि ये फील्ड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन इसके मैच्योरिटी पे जब ये जो कन्वेंशनल प्रोसेसेस के हिसाब से जब मैच्योर हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू रिप्लेस मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ओके, सो मतलब बहुत वास्ट स्कोप है, जो इसको अभी कर रहे हैं वो फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाले हैं। 100%। ओह, बहुत अच्छा। So you are in additive manufacturing, and you are already going to get a PhD degree. So what is your future plan? Future plan, actually, I have not given much thought on the future plan, Okay. but I think I will continue with the postdoctoral position, or perhaps in the academics I am going to remain in the Okay, academics. you will be remain in academics. Yes, I am not going to go into any industry. Great. आफ्टर पोस्टडॉक आप फिर एकेडमिक्स में आइएगा, इंडस्ट्री में जाने का कोई प्लान नहीं? इंडस्ट्री में जाने का कोई प्लान नहीं, मुझे इंडस्ट्री का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ज्यादा पसंद नहीं है। प्लान टू रिमेन इन द एकेडमिक, पढ़ने पढ़ाने में ही ज्यादा मन है। अच्छा, ये तो मैंने भी देखा है। और ये आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को? आप तो जर्मनी से घूम के आए हो, तो और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो आपका आइडिया भी बहुत अच्छा है, आपने बताया, तो आप क्या करो सजेस्ट? पीएचडी में अगर कोई जाना चाहता है तो पहले तो उसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं, फिर दूसरा है कि किस एरिया में जो आप एरिया करें वो कैसा है, क्या करोगे सजेस्ट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये है कि
आप देख लीजिए कि पीएचडी एक्चुअली इट इज ट्रू, पीएचडी इज नॉट फॉर एवरीवन। जब तक स्टाइपेंड मिल रहा होता है तब तक हंसी खुशी कट जाता है, लेकिन जब स्टाइपेंड बंद हो जाते हैं तो फिर आपका मोटिवेशन ही है जो आपको आगे बढ़ाए रहता है। ये ठीक है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कि भैया मुझे करना है, मुझे पेपर पब्लिश करना है, मुझे थीसिस कंप्लीट करनी है। लेकिन मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँ कि आप पहले देख लीजिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि नहीं। पीएचडी एक बहुत लंबा समय है, उतने समय तक आप अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे, आप मेंटली स्टेबल रह पाएंगे कि नहीं। पता चला कि आपने पीएचडी में एनरोल हो गए और 2 साल आप पीएचडी को ऑलरेडी दे चुके हैं और अब आप आगे पीछे हो रहे हैं कि मैं पीएचडी आगे परस्यू करूं कि छोड़ दूं कि क्या करूं। तो आप एनालाइज कर लीजिए कि इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत डेडिकेशन के साथ करना होगा। और बाकी मैं फील्ड का मैं ऐसा कहूंगा कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, यूजुअली लोग सोचते नहीं है कि जो भी फील्ड अभी करंट में ट्रेंडिंग है उस पर कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक आपको एक इंटरेस्ट फैक्टर बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप एक बार उसको देख लीजिए। कई सारे फील्ड्स हैं, अगर आपको कंप्यूटेशन में इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग वगैरह अच्छा लगता है तो उस फील्ड में आप जा सकते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत नेसेसरी स्किल है, कोडिंग का स्किल है, बहुत बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। मुझे लगता है कि आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम आप इसको तैयार रखिए, कोडिंग का स्किल एकदम आना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के आप किसी भी डोमेन में चले जाइए, चाहे वो फोटो पॉलीमराइजेशन हो, एफडीएम हो, डायरेक्ट इमेज डिपोजिशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, या पाउडर बेड फ्यूजन हो, एक कोडिंग का एक फैक्टर हमेशा आपको मिलेगा ही। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस है तो एक कोडिंग का फैक्टर आपको मिलेगा, और बाकी जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है इनको डेवलप करना रहेगा आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी कुछ जैसे जर्नी के दौरान आप ये नेसेसरी स्किल्स है इनको आप कलेक्ट करते रहिए जहां से आपको मिले, और ये इनसे आपका आगे का करियर भी अच्छा रहेगा और आपको जो पीएचडी का जो जर्नी है वो भी बहुत स्मूथली चलेगी। मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को, मतलब जो एस्पिरेंट्स है उनको क्या करना चाहिए कि इंटरेस्ट है पहले सोच लीजिए, क्योंकि लंबा टाइम के लिए पीएचडी आप उसमें 2 साल के बाद आगे पीछे नहीं कर सकते, फिर आपका फिर कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आ जाएगा तो दिक्कत होगा आप ही को। तो पहले ही मन बना के पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तब पीएचडी में जाइए। और आपके एरिया में बहुत स्कोप है, आपने पहले ही बता दिया। और अमरीश, आपने एक बताया था कि आप कुछ लिंक्स के बारे में बता रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट है वो आप शेयर करना चाहते हो। जी। जैसे जो फंडिंग एजेंसीज हैं, कई सारे इंडिया में फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे स्कीम्स हैं। एक यंग साइंटिस्ट स्कीम है, उसी तरह से डिवाइस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, डिवाइस डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का एक स्कीम है। और मैंने आपको एक एससीआरबी करके एक संस्था है, ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, वो भी इंडिया में है। और फिर आपको मैंने आईजीएसटीसी के बारे में बताया। तो ये सब कुछ फंडिंग एजेंसीज है। इन फंडिंग एजेंसीज में ये टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम से निकालती रहती है जिसमें आपको प्रोजेक्ट के लिए फंड्स एलोकेट होते हैं। तो ये जितनी भी फंडिंग एजेंसीज हैं, मैं जहां तक मेरी नॉलेज है, इनका एक कलेक्टिव लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, और आप ऐसा कर सकते हैं कि पीरियोडिकली आफ्टर 2 months और आफ्टर 3 months आप पीरियोडिकली इनके वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अलग अलग नाम से ये स्कीम्स निकालते हैं जिसमें आपको फंडिंग एलोकेट कर दिया जाता है, फंड्स एलोकेट किया जाता है। तो आप अगर किसी कॉलेज में एज अ फैकल्टी हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि पोस्ट डॉक के लिए जो मैंने आपको आईजीएसटीसी बताया, ये पोस्ट डॉक भी सपोर्ट करते हैं। इनका पोस्ट डॉक के अंदर भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आप यदि इनके वेबसाइट को पीरियोडिकली विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपको फंडिंग्स वगैरह में, एक्विजिशन ऑफ फंड्स के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Yes, yeah, very good information to our viewers. Thank you. Thank you, Amrish. You have shared, and also what you have told, the link you will share with me, and I will give in the description. It is very good. I will do it, and definitely the viewers, aspirants who will see this video, they will get the benefit. And I know him personally. He is very good guy. I will also give the details, Amrish details, his email ID, so you can contact with him, and definitely he will help you. I know him, definitely he will help you. So thank you once again. You have given very informative. This session was very informative, and definitely
many aspirants will get the benefit. Thank you for your time today. Thank you for your time. Thank you for Thank- inviting me. Thank you for having me. Thank you very much. Thank Okay.